नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल हो या अन्य किसी स्टेट में होने वाली परीक्षाएं हों, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो इसे करना बिल्कुल मत भूलिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और साथ में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद हैं। पहला ऑप्शन है आपका अभिकारी, दूसरा है विकारी, तीसरा तद्भव और चौथा आपका है तत्सम। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है संज्ञा से अव्यय तक, उसमें हमने बताया विकार के आधार पर शब्द के दो स्वरूप होते हैं। सबसे पहले विकारी बताया और दूसरा अविकारी। विकारी के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिन पर कारक वचन लिंग का प्रभाव पड़ता है, और अविकारी के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिन पर कारक वचन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद है। तो विकारी के अंतर्गत आपके ये शब्द रखे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा विकारी, क्योंकि विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वह कहलाते हैं। पहला ऑप्शन तत्सम। तत्सम की बात करें तो तत्सम बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत निष्ठ भी होते हैं, और तद्भव जो होते हैं वो इन तत्सम के विकृत रूप भी होते हैं। देशज, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें हम देशज कहते हैं, और विदेशज जो विभिन्न देशों से निर्मित शब्द हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका तत्सम। क्या होगा? तत्सम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी तीसरा क्वेश्चन, देशज शब्द नहीं है। आपको बताना है देशज शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन ठेठ, दूसरा है पादरी, तीसरा आपका झाड़ू और चौथा ऑप्शन है आपका झोला। तो चलिए ठेठ आपका देशज शब्द है और पादरी आपका पुर्तगाली शब्द है। पादरी आपका पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है आपका पादरी। झोला और झाड़ू ये दोनों आपके क्या हैं? देशज हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पादरी। पादरी देशज शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, यानी चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, आसक्ति का अर्थ है। उसमें पूछा गया है आसक्ति का अर्थ है। आसक्ति का अर्थ प्रेम, विरक्ति, गहरी चाह, घृणा। तो आसक्ति का अर्थ प्रेम भी होता है और आसक्ति का अर्थ गहरी चाह भी होता है। आसक्ति का अर्थ आपका प्रेम भी होगा और आसक्ति का अर्थ आपका गहरी चाह भी होगा। यानी विरक्त का मतलब अलगाव और घृणा का मतलब भी अलगाव होता है। इसका सही जवाब जो है वो प्रेम और गहरी चाह दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन अता पता शब्द का उदाहरण है। अतः पता शब्द का उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन है निरर्थक सार्थक युग्म, दूसरा विपरीतार्थक युग्म, तीसरा अनेकार्थी युग्म, चौथा पर्याय युग्म। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा निरर्थक सार्थक युग्म होगा। क्या होगा? निरर्थक सार्थक, क्योंकि विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम और अनेकार्थक का मतलब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, पर्याय का मतलब पर्यायवाची यानी समानार्थी से भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आप जानते ही हैं सोना, स्वर्ण, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा स्वर्ण होगा। लेकिन उरग किसकी पर्यायवाची है? उरग आपको बताना है
तो उरग आपकी सर्प की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? सर्प की। और आदित्य किसकी पर्यायवाची है? आदित्य आपकी सूर्य की पर्यायवाची है। और जो केसी लिखा है वो आपका शेर की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? शेर की पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वैधव ऑप्शन है, विधवा है, विधुर है, सधवा। देखिए विधवा उसे कहा जाता है, ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित ना हो उसे विधवा कहा जाता है। और विधुर उसे कहा जाता है कि ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे, यानी जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। और सधवा उसे कहा जाता है कि जिसका पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका विधुर होगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की हमने पढ़ाया है। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा हमने आपको व्यंजन संधि बताया, फिर विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, शयन पहले ही बात देखा जाए तो स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है, वृद्ध स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है और अयादि स्वर संधि होती है। हमने बताया था कि जब अय मिल जाए, सय में अय मिलता है, जब अय मिल जाए तो वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। और जब हमने अयाद संधि पढ़ाया होगा तो उसमें तोड़ने के सारे रूल बताए होंगे। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका से प्लस अन होगा। क्या होगा? से प्लस अन यानी शयन। ये आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? बहिष्कार का मतलब किसी को निष्कासित कर देना या किसी से कोई संबंध न रखना, बहिष्कार कर देना। बहिष्कार का जो विलोम होगा वो होगा स्वीकार करना, यानी ग्रहण करना होगा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? स्वीकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला आपका है बर्खास्त, दूसरा बदसलूक और तीसरा बर्दाश्त और चौथा निरख। ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग हमने बताया है कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के मूल रूप में जुड़ते हैं, यानी पहले जुड़ते हैं मूल रूप के और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखा जाए एक शब्द इसमें लिखा गया है बदसलूक। सलूक का मतलब क्या होगा? बर्ताव। बद का मतलब बुरा, यानी एक मूल शब्द है जो सलूक है और उसमें क्या लगा है? बद उपसर्ग लगा है। तो बदसलूक जो शब्द होगा वो बद उपसर्ग से बना है। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बदसलूक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है घबराना, मुँह छिपाने का संबंध घबराने से नहीं है। मुँह आंचल से ढकना, तीसरा है लज्जित होना, चौथा ऑप्शन डरना। तो आप जानते ही हैं मुँह छिपाना, लज्जित होना। अगर आप लज्जित हो गए हैं तो क्या करते हैं? जिससे लज्जित होते हैं उससे अपना क्या मुँह छिपाते हुए घूमते हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका लज्जित होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मुँह छिपाना, शायद रिपीट हो गया है ये। इसका भी सही आंसर होगा आपका लज्जित होना।
शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? संग्रहित का मतलब इकट्ठा करना। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन लिखे गए, कौन सा सही होगा यानी कौन सा शुद्ध होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो शुद्ध होगा वो होगा आपका संग्रहित, यानी इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। देखिए जो कौवे हैं किसी मुर्दे पे बैठते हैं और उसकी आंखें निकाल लेते हैं, आंखें निकालते हैं और आसमान में कुछ देर तक उड़ते हैं और फिर आ जाते हैं उस मुर्दे पर, और उसके शवों को जीभ से खींचते हैं और चुभला चुभला कर खाते। कैसे खाते हैं? चुभला चुभला कर खाते, यानी चटनी जैसा स्वाद लेते हैं। तो देखा जाए, पूछा गया इनमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य पहला ऑप्शन है। वात्सल्य का जो अस्थाई भाव होता है वत्सल यानी वत्सलता होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है और विवत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा और घृणा होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। तो जहाँ पर घृणा हो जाए और घृणा हो जाए वहाँ पर विभत्स रस होता है। कौन सा? विभत्स रस। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका विभत्स रस होगा। कौन सा होगा? विभत्स रस होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधी गंध गुलाब को गंवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है? देखिए जब हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इसका जो स्वरूप। देखिए जब वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कोई भी वर्ण होता है बार बार लिखा जाता है, जैसे गंधी गंध गुलाब को गागा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि जैसे कि सभी शब्द इंद्र के लिए बताना है कि इंद्र के लिए अगर देखा जाए तो सभी शब्द आपको बताना है कि कौन सा इसमें इंद्र के पर्यायवाची है। तो पहले में महेश होगा नहीं, ठीक। दूसरा अगर देखा जाए तो देवराज, सुरपत, सुरेंद्र, सुरेश। तीसरा है ईश, प्रभु, जगदीश और परमेश्वर, ये भी नहीं होगा। अगला है चौथा देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र और अमरेंद्र। देखा जाए इसमें देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र और अमरेंद्र ये इसकी पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की। इसका सही जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण, पहला ऑप्शन है अगले के पीछे लठ लिए फिरना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे बनना, अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे, किस्मत का रोना। देखिए जैसा कि स्पष्ट ही है, यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। इसका सही आंसर आपका होगा अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें हैं? पढ़ाई लिखाई, सगाई शादी और गरीब अमीर, हरा भरा। तो देखिए विलोम आपको बताना है तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका गरीब और अमीर, यानी गरीब का जो विलोम होगा वो आपका होगा अमीर होगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? जातीय शब्द युग्म आते हैं। पहला ऑप्शन रहन सहन, दूसरा सुबह शाम, तीसरा इधर उधर, चौथा लाभ हान। तो देखा जाए सुबह शाम ये विलोम है, इधर उधर ये भी विलोम है, लाभ हान ये विलोम है। जो रहन सहन होगा ये एक क्या है? सजातीय शब्द युग्म है। क्या है? रहन सहन सजातीय शब्द युग्म है।
अगला क्वेश्चन हमारा यानी लास्ट क्वेश्चन जो होगा, समास के कितने भेद होते हैं? समास के ऑप्शन पहला 2, दूसरा 6, तीसरा 10 और चौथा 12 होता है। अब देखिए जब भेद भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पे 4 नहीं है, अगर भेद पूछा आता तो 4 ऑप्शन पे होता तो आपका सही था, लेकिन समास के 6 प्रकार होते हैं, ऑप्शन में 6 है तो आपका सही आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 6 होगा। यानी समास के कितने भेद यानी कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो आज का ये आपका प्रैक्टिस सेट था। अगर प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बताए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगें और आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट में हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।